एहतजाज में शामिल कुछ लोगों से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की, लोगों के मसाइल और तरजीहात के हवाले से भी पूछा। ये देखते हैं। शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ हो रहे एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये एहतजाज हर दिन हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो है अवाम की तादाद, लोगों की तादाद कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बताइए क्यों आज आप यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं? ये जो दिसंबर 19 तारीख से जो है कानून निकाला है NRC और CAA के, उसके रिजेक्ट में उसके खिलाफ हमें ताज उठाकर हैं। ये पहला कदम है और ये जब तक ख़त्म नहीं होता हमें बैठेंगे नहीं, चैन से करते ही रहेंगे। CAA, NRC और NPR को लेकर बहुत बड़ा उबाल मच रहा है और ये बीजेपी हुकूमत जब से पावर में आई है ये टोटली पावर को मिसयूज़ कर रही है। इन्होंने हर बार कभी ट्रिपल तलाक का मसला गलत किया, हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत की, और उसके बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला भी गलत किया, तो उस पर भी हम लोग चुप रहे, लेकिन हम लोग पिटीशन डाले हुए। लेकिन इस बार जो ये CAA पार्लियामेंट में जो बिल पास किए हैं, इसके तो हम टोटली पूरे मुसलमान, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इसके खिलाफ हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान जब तक जिंदा हम लोग रहेंगे तब तक हम यही हिंदुस्तान में मरेंगे। हमारे बाप दादा, हमारे रिश्तेदार जो भी है यहाँ पे ऐसे हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद यहाँ पे जन्म लिए हैं, यहाँ पे अशफाकुल्लाह साहब लेके हैं, यहाँ ऐसे हर मुसलमान के तकदे में हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हम मर जाएंगे, NRC और CAA को बैकआउट करेंगे, हम लाने नहीं देंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला स्टेप हिंदुस्तान में उलमाए कराम देवबंद से शुरू किया गया था। 500 उलमा को फांसी पे चढ़ाया था। ये हमारी हिस्ट्री है। इस एहतजाज में क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग सभी शामिल हैं। हम पेपर से हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम खून से हिंदुस्तानी हैं। वी आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, डोंट डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर। इस एहतजाज में कहाँ से लोग आए हैं? पूरे बैंगलोर से आए, बैंगलोर साउथ से आए, फिर 40 बरात मसाजिद से आए, 50 मस्जिदों से आए, 40 बरात मस्जिद के यहाँ पूरे जमा हुए हैं और जमने वाले हैं। इसके अंदर ये छोटा सा पटक्स निकाले हैं, ये अभी स्टॉप नहीं किए तो सारी दुनिया के अंदर और बड़ा पटक्स निकालेंगे। एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करो। ऐसे ज़्यादा स्ट्राइक्स ज़्यादा होते रहते हो, जितने भी रहती इन्वेस्टर्स जो इंडिया में आने के रहती वो इन्वेस्टर्स बैक हो जाती। स्वामी जी, आपने इस एहतजाज में जो है मारूफ स्वामी जी भी शिरकत किए हुए हैं, बताइए क्या संदेश आपने दिया है? ಭಾರತ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾರತ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರ ಸಮಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ದೇಶ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ದೇಶ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೇಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡಿಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सभी मज़ाहिब का मुल्क है, यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। शफीउल्लाह साहब बताइए। देखिए, जहाँ तक हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे हिंदुस्तानियों को बराबर का हक देता है। और जो सवालात किए जाएंगे बाप और दादा के पैदाइशी सर्टिफिकेट लाने के लिए 70% अवाम हिंदुस्तान में मजदूर तबका है, और मजदूर तबका कहाँ से लाके क्या देगा उनको मालूम ही नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, डेथ सर्टिफिकेट क्या है। वो काम करते हैं, रोज़ाना काम करके अपना पेट पालते हैं। उन्हें जाके ये कहना कि आपके बाप दादा का सबूत लेके आओ पैदाइश का, अगर नहीं मिलने से तुम कंसंट्रेशन कैंप में जाओगे, ये नहायत हैवानियत है। इसको नहीं करना चाहिए। इसे हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता। इसके बावजूद मोदी साहब और अमित शाह साहब ने यह काम किया है। हम फ़ौरन डिमांड करते हैं, सारी अवाम यहाँ जो जमा है, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लासेस, सबके सब डिमांड करते हैं कि फ़ौरन इस कानून को वापस लें। देख रहे हैं कि शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में एहतजाज का सिलसिला जारी है। CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और हुकूमत से ये मांग की जा रही है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। कैमरामैन सुनील के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।
और रायचूर सिटीजन फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लीडरों ने कर्नाटक के बेल्लारी हल्का असेंबली के बीजेपी एमएलए गाली सोमशेखर रेड्डी के बयान की शदीद मजम्मत की है। सोमशेखर रेड्डी ने बेल्लारी में शहरियत कानून की हिमायत में मुनक्किद किए गए एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अगर मुल्क के अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिवाजी महाराज की तरह तलवार उठा लें तो मुल्क में मुट्ठी भर लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और हम उन्हें एक फूंक में उड़ा देंगे। फोरम के नुमाइंदे डॉक्टर रज़ाक उस्ताद और सीनियर एडवोकेट सैयद जावेद उल हक ने रुकन असेंबली सोमशेखर रेड्डी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और असेंबली की रुकनियत छीनने का मुतालबा किया। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट से हम अपील करते हैं सोमेटो बल्लारी में उसके खिलाफ देशद्रोह का केस किया जाए और इलीगल वेपन्स को यूज़ करने जो कॉल किए गए उसके खिलाफ भी एफआईआर किया जाए और इमीडिएटली उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। और मैं गवर्नर से भी अपील करता हूं कि जो एमएलए के पोजीशन में है कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के वो लोग प्रमाण लिए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, वही लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। गवर्नर से मैं अपील करता हूं और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक से अपील करता हूं उसे पार्टी से सस्पेंड करके उसे डिस्क्वालीफाइड करना चाहिए, नहीं तो हम इसके बाद रोडों पर उतरेंगे मुसलमान और हिंदू मुसलमान दलित भाई रोड पर उतरेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी महाराष्ट्र का है। रबाई रुख करते हैं हैदराबाद के मिलियन मार्च की। शहरियत तरमीमी कानून और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद के धरना चौक पर मिलियन मार्च जारी है। रियासत की 40 से ज्यादा सियासी और समाजी तंजीमों ने मिलियन मार्च की तायद की है। शहर और अजला से मिलियन मार्च में हजारों अफराद ने शिरकत की है। कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक ने आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। मिलियन मार्च के पेश नज़र दोनों शहरों के कई ताजिरीन और स्कूलों के जिम्मेदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया है। मिलियन मार्च के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। लाया गया है एनआरसी और एनआरके और इसी तरीके से सीएए का ये कानून गलत है, हिंदुस्तानी कौम के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि कानून ख़त्म किया जाए। आज के इस एहतजाज में सारी कौम के लोग मौजूद हैं, दलित मौजूद, सिख और सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर मजहब के लोग मौजूद हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आए हैं। ये किसी मुसलमान कोई एक पर्टिकुलर मजहब की बात नहीं है, हर कोई सपोर्ट में आए हैं, इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आए हैं और सब इस बिल के खिलाफ है। आज सारे भारत में हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ना कि ये कोई एक मुसलमानों का इशू है, ये इशू तो सारे भारत का इशू है। जिस तरीके से आज़ादी के लिए हमने जद्दोजहद की थी, सेम जद्दोजहद फिर से करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्या अंग्रेज़ों को लात मार के इसलिए हकाला कि हम हमारे घर से बाहर चले जाएं? हमारे घर को आज घर वालों को बोला जाता है कि आप बाहर जाएं और बाहर वालों को बोला जाता है कि आप घर में आएँ। अरे घुसपैठिया कौन है? अरे जितने कितने घुसपैठिए हैं, आप 4 करोड़ लोगों के लिए क्या 40 करोड़ लोगों की जिंदगी बर्खास्त करेंगे? तो यहाँ पे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। जो एनआरसी, सीएए और एनपीआर जो हमारी हुकूमत ने बनाई है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम इसके अगेंस्ट हैं। इसीलिए आज हैदराबाद की आवाम रोडों पे निकली है और पुरअमन यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। और हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि हम इस मुल्क के वासी थे, हैं और रहेंगे, और यही वो हमारा नारा है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला, तफरीक़ करने वाला, शहरियों के दरमियान में फ़र्क करने वाला और लोगों को दिक्कत में डालने वाला, परेशानी में डालने वाला ये जो कानून लाया जा रहा है, ये दरअसल अपनी कमज़ोरियों को और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए है। वो बिल्कुल इसी गड़बड़ के दौरान में रेल किराए बढ़ा दिए हैं, इसी गड़बड़ के दौरान में पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं, पकवान गैस बढ़ गया है, और इसी गड़बड़ के दौरान में वो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो वो चाहते ये हैं कि लोग उनसे कोई सवाल न करें, तरक्की के लिए कोई सवाल न करें और लोगों को उलझाएं और जो अपने किए हुए
जो वादे हैं उसको लोग फिर पूछे नहीं। तो ये दरअसल उनकी टैक्टिस है और उनका ये जो ख्वाब है वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इस वक्त अवाम जाग चुकी है। और मिलियन मार्च के पेश नज़र पुराने शहर हैदराबाद में तिजारती इदारे बंद हैं। तिजारती इदारों के जिम्मेदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद मनाते हुए मिलियन मार्च में शिरकत की। मरकज़ की जानिब से पेश करदा शहर तरमीमी कानून के खिलाफ बतौर एहतजाज आज पुराने शहर हैदराबाद में तिजारती इदारे बंद देखे गए हैं और तकरीबन दुकानों पर NRC, CAA और NPR बाइकॉट के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। और वहीं मेरठ में प्रियंका गांधी तशद्दुद के शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर में तशद्दुद के मुतासर अफराद से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने तशद्दुद में हलाक हुए नूर मोहम्मद के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस तशद्दुद का शिकार हुए मौलाना असद रजा हुसैनी से भी मुलाकात की। मेरठ में प्रियंका ने मुतासरा रुक़या परवीन से भी उनके घर जाकर मुलाकात की। और प्रियंका गांधी ने मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस और हुकूमत को निशाना बनाया। मुझे बताया कि मदरसे के अंदर ही थे बच्चों के, अचानक पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, उनका हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पट्टियां हैं, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे। काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया है। उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं, थोड़े माइनर्स भी थे वो भी जेल में डाले। और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद बहुत ही दर्दनाक। वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली पड़ी। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से भी हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे। जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है कई जगह गए, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे और हम जरूर सरकार को किसकी कमी रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदय को बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है, उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है बेवजह। देखिए वजह होती है, किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ पुलिस घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, कौन है वो बेचारी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ कर दिया। उसके यहाँ 16 स्टिचेस हैं उसके माथे पे, उसकी 2 दिनों में शादी होने वाली थी। तो इस तरह की चीज़ तो पुलिस घर के अंदर घुसी है, इस तरह की चीज़ तो पुलिस का काम क्या है? जनता की सुरक्षा और न्याय दिलाना। यहाँ तो उल्टा हुआ है, तो जहाँ जहाँ उल्टा हुआ पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर पथराव हुआ है, उसके बारे में क्या कंडेम करेंगे आप? देखिए जहाँ जहाँ गलत होता है। और जिन मुतासरीन से प्रियंका गांधी ने मेरठ में मुलाकात की, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने उन्हें इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई है। मुतासरीन से बातचीत किए हमारे नुमाइंदे अमीश श्रीवास्तव ने। मुजफ्फरनगर के बाद प्रियंका गांधी आज मेरठ पहुंची। यहां वो मृतक के परिजनों से मिली। मेरठ में 5 मृतक के परिजनों से प्रियंका गांधी ने आज मुलाकात की है। ये वो परिजन हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी से इनकी मुलाकात हुई है और क्या कहेंगे? आपकी मुलाकात हो गई प्रियंका जी से, क्या कहा आपने और प्रियंका जी ने आपसे क्या कहा? जी हमने प्रियंका जी से हमारी मुलाकात हुई है और हमने प्रियंका जी के आगे बात रखी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो तो सज़ा मिलनी चाहिए। और प्रियंका जी ने हमें हर तरीके की मदद देने के लिए कही गई है कि आपको इंसाफ भी मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, आपकी जो परेशानियां हैं वे सारी परेशानियां आपकी दूर होगी। प्रियंका गांधी ने ये कहा आपसे, ये आपको आश्वासन दिया है? जी जी जी। आप किनके परिजन हैं? अलीम के परिजन। बाबू जी आप क्या कहेंगे? आप भी मिले, प्रियंका जी से मुलाकात हुई है आपकी? बस मैं ना कहा कुछ भी न कहा, तुम घबराओ मत, समझे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। अच्छा ये बोला है प्रियंका जी ने आपको? आप किनके परिजन हैं? जी अलीम के परिजन हैं।
हाँ मेरे कम सुना भैया, तुम बता। अलीम के परिचय सर ये। जी, अलीम के परिजन हैं जो कह रहे हैं प्रियंका गांधी से मुलाकात उनकी हुई है और ये आप कमरा देख सकते हैं। इसी कमरे में ही प्रियंका गांधी अंदर थीं और यहीं पर मृतक के परिजनों से मिली हैं। ये सारे परिजन देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुलाकात हो गई आप लोगों की प्रियंका जी से? क्या कहा प्रियंका जी ने? जी, प्रियंका जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसका इंसाफ होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी, और कुछ आश्वासन दिया? आर्थिक मदद का कोई आश्वासन दिया क्या? उन्होंने मदद के लिए कहा है। क्या कहा है मैडम? आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है क्या प्रियंका जी ने आपको? नहीं, बस यूँ कहा पूरी सहायता दूंगी। सहायता की जाएगी। आप क्या कहेंगी? आज आपकी मुलाकात हुई, आप किनके परिजन हैं और प्रियंका जी ने आपसे क्या कहा? नहीं, कहा हम मदद करेंगे, जैसे भी होगी सब मदद ही करेंगे और पुलिस वालों को सजा दिलवाऊंगी। ये बोला उन्होंने। क्या कहा है मैडम, आप क्या कहेंगी? आज प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगी? मुलाकात हुई है हमारी, उन्होंने यही बोला है मदद करेंगी वो हमारी, आएंगे हमारी वजह से इतनी दूर से आई हैं। क्या कहेंगे? आज आपके भाई साहब जहीर के परिजन आप हैं, क्या कहा प्रियंका जी ने आपसे और आपने प्रियंका जी से क्या कहा? वही यही कहा जो हादसा हुआ उस हादसे में वो मदद करेंगी। जो अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली, ना कोई थाने से कोई वो आई है अभी तक। हाँ जी, प्रियंका जी ने कोई आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया है क्या आप लोगों को? मतलब कानून की जो मदद होगी वो हम तुम्हारी करवाएंगे। आप किनके परिजन हैं? मोहसिन। क्या कहा प्रियंका जी ने आपसे? वसीम बता देता हूँ सर। जी, आश्वासन दे गई है कि आप तसल्ली रखिए, आपको इंसाफ मिलेगा। आपके जो परिजन हैं उन्होंने उनको जो कुर्बानी जो ज़ाया होने नहीं देंगे, उनको जो इंसाफ दिलाएंगे। क्या कहा? आप रो रही हैं, अभी भी आपके आंसू हैं, क्या कहेंगी मैडम? और प्रियंका जी ने क्या कहा आपसे? प्रियंका जी ने तो इंसाफ दिलाने को कहा जी, हमने कहा जी अपने इंसाफ दिलाओगे, नो कह तसल्ली रखो, नो कह इंसाफ दिलाने की ही बात कर रहे हैं। प्रियंका जी इन सभी परिजनों से मिली हैं और इनको अब ले जाया जा रहा है। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और इन सभी परिजनों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो न्याय दिलाएंगी। निश्चित तौर पर आज का दौरा प्रियंका गांधी का बेहद अहम रहा, बेहद इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि मुजफ्फरनगर भी हो गई, मेरठ भी वो आई और मुजफ्फरनगर में भी वो मृतक के परिजनों से मिली, वहाँ एक घायल से भी मिली और यहाँ आकर के भी उन्होंने परिजनों को, मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया। आश्वासन देकर प्रियंका गांधी दिल्ली की ओर रवाना हो गई है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। आप तो कमरे के अंदर ही थे जिस वक्त मुलाकात हो रही थी। प्रियंका गांधी के शब्दों में बताएं कि प्रियंका गांधी ने मृतक के परिजनों से क्या कहा? सभी 5 मृतक के परिजनों से दीदी ने यह आश्वासन दिया है कि इनकी हर संभव मदद करी जाएगी, चाहे कानूनी हो। इनकी एफआईआर नहीं हो रही है, दीदी ने कहा है कि इनकी एफआईआर कराइए। जो पुलिस की गोली से मारे गए हैं आज तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी। मैं अंदर ही था, दीदी के साथ था कमरे में मुलाकात कराने में। महानगर अध्यक्ष हूँ, जाहिद अंसारी मेरा नाम है, शहर कांग्रेस कमेटी का। तो दीदी ने हर संभव उन्हें मदद देने का भरोसा दिलाया है और ये कहा है घबराने की जरूरत नहीं है। एक का तो एक ही बेटी है आसिफ के, जवान है 22 साल की, तो उन्हें भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। हम लोगों को भी आदेशित किया है कि आप शहर में रहते हैं और समय समय पे इनकी तत्काल 2-2, 4-4 दिन में जाकर इनकी जो है आप मुझे सूचना देते रहेंगे। और मदद का भी आश्वासन दिया? देखिए, अभी हमसे तो ये नहीं कहा, हमसे उन्होंने ये कहा है कि इनकी मदद की जाएगी। हाँ, इतना ही की जाएगी। यही कह करके प्रियंका गांधी रवाना हो गई हैं दिल्ली के लिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहब पर भीड़ के जरिए जबरदस्त पथराव का वाकया सामने आने के बाद दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस के कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह सिर्फ गुरुद्वारे पर पथराव ही नहीं किया गया है, बल्कि उसे घर के लोगों ने मुनहदम करने की धमकी भी दी है। इसे घेर कर लोगों ने मुनहदम करने की धमकी भी दी थी। के इस बात को, जो बड़ी शर्मसार बात हुई है ननकाना साहब में, हम ये चेताना चाहते हैं भारत की जनता कि भारत की जनता बहुत जागरूक है, वो सोचती है, वो सबको अपना, या भारत में जब हम एक भाई भाई करके चलते हैं तो इस तरह की हरकत अगर करेंगे, इमरान कान खोल के सुन ले, उसके वहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। देखिए, जिस तरीके से ननकाना साहब में हमारे सिख भाइयों के साथ जो कुछ हुआ है उसके प्रोटेस्ट में हम यहाँ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार जो है अगर सख्त कदम नहीं उठाती है
तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में होंगे। शर्मनाक बात है और जिस तरीके का अटैक जो है गुरुद्वारा ननकाना साहब पे हुआ है उसकी निंदा करते हैं हम लोग और हम पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ये बात कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और भाई सीधे रुख करते हैं हैदराबाद के मिलियन मार्च का, जहां हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद में आज शहरियत तरमीमी कानून और NPR के खिलाफ मिलियन मार्च धरना चौक पर किया जा रहा है। रियासत की 40 से ज़्यादा सियासी व समाजी तंजीमों ने मिलियन मार्च की तायद की है। शहर अजला से मिलियन मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक ने आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील भी की है। मिलियन मार्च के पेश नज़र दोनों शहरों के कई ताजरीन और स्कूलों के जिम्मेदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया है। मिलियन मार्च के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त भी किया गया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनीस रहमान, जिस तरह से 2 बजे से मिलियन मार्च शुरू हुआ है, क्या हम इसे आज कामयाब करार दे सकते हैं? कहा जा रहा था कि पसोपेश भी था किसी तरह का कि मिलियन मार्च में किसी न किसी तरह की रुकावट पैदा हो सकती है। किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है ये मिलियन मार्च? अनीस जी जिलानी, देखिए ये जो एहतजाज था मिलियन मार्च का 2 बजे से इजाज़त दी गई थी। तकरीबन 12 साढ़े 12 से ही लोग यहाँ पर आते गए। आपका ये सवाल था कि ये मार्च कामयाब है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कैमरामैन जो है एक नज़ारा बताएं इस सड़क का। ये देखिए, ये इंदिरा पार्क के सामने की सड़क है जो RTC X रोड को जाती है। ये हैदराबाद की एक मरकज़ी सड़क है। आप देख सकते हैं ताहद नज़र यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, एहतजाजी दिखाई दे रहे हैं। असल में ये जो परमिशन दी गई थी सिर्फ इंदिरा पार्क पर ही दी गई थी और ये भी कहा गया था, पुलिस ने ये भी कहा था कि सिर्फ 1000 लोग वहाँ मौजूद हों। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में कल मालूम होगा कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। छोटे बड़े नौजवान सब यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ये जो 40 तंजीमें हैं, ये मुसलमानों के अलावा जो दलित तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं यहाँ पर 1-2 नौजवानों से बात करने की कोशिश करूँगा। भाई बताएं, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस सिलसिले में आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? अरे भाई NRC के खिलाफ है हम लोग। बस हम लोगों को ये सच्चाई चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों को निकालना चाह रहे हैं लोग। भाई सबके साथ लागू करो NRC। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सबके साथ लागू करो। आप क्या करते हैं और ये इस धरने में या इस एहतजाज में शिरकत के लिए कब से तैयारी कर रहे थे आप? हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं तो किसके साथ आए हुए हैं? आपके साथ कौन? पूरे मेरे दोस्त आए हैं, मेरे फैमिली से पूरी। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग यहाँ याकूतपुरे से आए हुए हैं, इधर से। ये NRC के खिलाफ इसको रिजेक्ट करते हैं हम लोग, इस वजह से एहतजाज में आए सब लोग। यहाँ पर जो बड़े बड़े उलमा और जो कायदीन यहाँ आए हुए थे, आप लोगों से क्या कहा उन्होंने, क्या सुना आप लोगों ने उनसे? हम लोगों को इसी उलामा इकराम के लिए ये तो सही बात है उनकी, वो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेन पर्पस NRC के रिजेक्ट के लिए आए, एहतजाज के लिए आए इधर। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर एक नौजवान है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताएं भाई आप कहाँ से आए हैं और क्या? मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूँ ये NRC CA और CAB बिल को, जो कि क्लियरली डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट मुस्लिम एंड इट इज ऑब्वियसली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये जो इनके जो बिल आया है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट मुस्लिम, तो ये हमारा हक बनता है कि हम हमारे देश के संविधान को बचाएं और हमारे हक के लिए हम फाइट करें। ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल का जो मतन है इसको समझने की कोशिश नहीं की गई, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो आप क्या समझते हैं? क्या आपने इस बिल को पढ़ा है और आप समझे इसको? मिसकॉन्सेप्शन की कोई बात ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है वो क्लियरली बोलते हैं कि ये जो बाहर से जो रिफ्यूजी आते हैं, जो हिंदू रहेंगे हम उनको सिटीजनशिप देंगे और जो मुस्लिम रहेंगे हम उनको यहाँ से हकाल देंगे। और जो यहाँ पे रहने वाला, जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जो अपने दादा के ज़माने से यहाँ पे रह रहा है, उनको पूछेंगे कि आपके सर्टिफिकेट बताओ। यहाँ पे गौर गरीब है, यहाँ पे दलित है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स रहते नहीं है, तो आप उनको किस बेसिस पे आप उनको बताएंगे? CA जो है शहरियत देने का कानून है, किसी की शहरियत ली नहीं जा रही है, तो इसको समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी होगी। 500 जलसे मुनक्किद किए जाएंगे,
तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है सियासी पार्टियों की तरफ से, ये इल्जाम है सियासी पार्टियों को। जी जिलानी, मैं यहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, मुबशिर साहब, उनसे ये सवाल करना चाहूँगा। हुकूमत कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो ये बिल है वो उसको आवाम समझ नहीं पाई, उसके लिए बड़ी तादाद में तकरीबन 500 जो है जलसे मुनाकिद किए जाएंगे आवाम को समझाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये जो लगातार एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, क्या लोग बगैर सोचे समझे यहाँ आ रहे हैं? ये कितनी नॉलेज है उनको? शहरियत देने वाला कानून है सीए, न कि किसी की शहरियत ली जा रही है, ये कहना है अमित शाह का। नासमझी पर मुझे अफसोस होता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद जब सड़कों पर निकल आई है और वाज़े तौर पर यह कह रही है कि इस बिल के क्या नुकसानात हैं। सीएए से किसी को एतराज़ नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको हम कबूल करने के लिए तैयार है अगर एनआरसी ना करने का ऐलान किया जाए। लेकिन जो एनआरसी ना करने की बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर एक बात कह रहे हैं, होम मिनिस्टर एक बात कर रहे हैं। होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे या असेंबली के फ्लोर पे जो बात करता है उसे गज़ट का दर्जा हासिल है। होम मिनिस्टर बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये कह चुके हैं कि एनआरसी होकर रहेगा, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि गलत फहमी का शिकार अवाम है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। तो ये उनकी नासमझी है, अफसोस है। लेकिन एक बात जो है साफ साफ कही जा रही है कि ये किसी को शहरियत देने वाला कानून है, किसी को शहरियत लेने वाला कानून नहीं है। शहरियत किसी की नहीं ली जाएगी। यकीनन सीएए शहरियत देने वाला कानून है, किसी की शहरियत नहीं ली जाएगी तावक्त है कि जब तक एनआरसी ना हो। आप सीएए के साथ एनआरसी करने की बात कर रहे हैं और एनआरसी के लिए आपने एनपीआर लागू करने का फैसला कर लिया है जो अप्रैल में शुरू होगा। आपकी दोगली पॉलिसी कई मर्तबा सामने आ चुकी है, लोग अब जान चुके हैं, अवाम जान चुके हैं। अब अवाम मजीद बर्दाश्त करने के मौक़िफ़ में नहीं है। इसीलिए जो है एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि एनआरसी की कभी बात ही नहीं की गई, होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एनआरसी कायम होकर रहेगी। इसका मतलब क्या है? आप मुल्क को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुल्क के अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप 500 जलसे करने की, अवाम में शऊर उजागर करने की बात कर रहे हैं, इंडिया सपोर्ट सीएए कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। आपको ज़रूरत क्या पड़ रही है? आप वजाहत कर दीजिए कि भाई सीएए जो लाया गया है इसका इतलाक सिर्फ बाहर के शहरियों पर होगा और हिंदुस्तान में कोई एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा। जब एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा तो एहतजाज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इससे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि एनपीआर को ही अब एनआरसी जो है बताया जा रहा है। कानून के जानकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां कह रही हैं कि ये एनपीआर नहीं एनआरसी ही है। तो क्या एनपीआर की भी मुखालफत की जा रही है? ये जो एनपीआर है वो ये कहा जा रहा है कि जी जो एनपीआर जो अभी आने वाला है वो उसमें ये समझा जा रहा है कि हुकूमत ये कह रही है कि इसे जो है एनआरसी कहा जा रहा है, एनआरसी का मतलब लिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसमें कोई डिफरेंस है या एनपीआर अगर हो तो उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए? एनपीआर को हम ख़तई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीआर में ऐसे सवालात मौजूद हैं जो हमारी शहरियत के मुताल्लिक़ है और हम हमारी शहरियत का सबूत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। आपने शुरुआत में एक सवाल काटा है, शायद आपके एंकर ने काटा है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। ये एहतजाज किसी एक तबके का नहीं है, ये एहतजाज हर उस हिंदुस्तानी का है जो इस मुल्क का शहरी है, क्योंकि उसकी शहरियत को ख़तरा है। दरअसल इस एहतजाज की हकीकत को समझने की ज़रूरत ये है, ये SC ST BC के लिए इस हद तक ख़तरनाक है कि इस मुल्क ने उनकी पसमानदगी को देखते हुए इस मुल्क के दस्तूर ने उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए हैं उन्हें छीनने की मुनज़्ज़म साजिश है। जब SC ST BC अपने दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सकेंगे एनपीआर या एनआरसी या सीएए के तहत, तो उन्हें एक फॉर्म दिया जाएगा, कहा जाएगा कि तुम अपना नाम, अपने बाप का नाम लिख दो और ये लिख दो कि तुम हिंदू है। SC ST और BC को हिंदू बनाने की साजिश है और मुसलमान को इस मुल्क से निकालने की मुनज़्ज़म साजिश है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और हर तबका आज एहतजाज पर तुला हुआ है और सड़कों पर है। आज हैदराबाद के अगर आप अतराफ़ के सड़कें देखें तो पता चलेगा कि किस हद तक लोगों में गम और गुस्सा है और ये एहतजाज का आगाज़ है। यहाँ से तहरीक शुरू हुई है और इसका अंजाम क्या होगा
ये हिंदुस्तानी जानते हैं। CAA वापस लेना होगा, NPR को रोकना होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बयान आ चुका है कि चाहे कितने भी एहतजाज हों, ये जो है इसको वापस नहीं लिया जा सकता। देखिए, ये तानाशाही, हिटलरशाही हिंदुस्तान में नहीं चल सकती, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में अवाम की आवाज़ को अहमियत देना पड़ेगा, अवाम की राय को अहमियत देना पड़ेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या कोई और, कोई भी ये कहे कि हम 1 इंच भी वापस नहीं लेंगे। हिंदुस्तान के अवाम जानते हैं कि किस तरह से तख्त व ताज को हिलाना है, और आज तख्त ताज हिले हुए हैं, इसलिए आपको वजाहत पेश करनी पड़ रही है। बेहद शुक्रिया मुबश्शिर साहब। काफ़ी लोग आए हुए हैं, एक साहब बात करना चाहते हैं। बताएं, इस मौके पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? जी, मेरा खाली कहना इतना ही है, जो NRC का जो प्रॉब्लम है, इसका जो शुरुआती जड़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये आसाम में NRC इसलिए कराया ताकि मालूम हो जाए कितना मुस्लिम है, कितना हिंदू है। जब हिंदू के तादाद ज़्यादा बढ़ गए हैं, तब ये क्या किए कि हमारे हिंदू ज़्यादा है, इसलिए ये लोग CA कानून लागू करके खाली जो है हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को जो है परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम कलकत्ता से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और यहाँ 15 साल से है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है, जो लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो बाहर के ममालिक में जो है सताए गए हैं, उनको शहरियत देने की बात हो रही है। यहाँ के मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरह की बात हो रही है। तो फिर ये एहतजाज किस बात का? एहतजाज इस बात का है, तो अगर शहरियत देना है तो खाली मुस्लिम लोगों को बाहर क्यों रखा जा रहा है? क्यों रखा जा रहा है? और मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं? मीडिया वाले और पूरे भाजपा वाले खाली बोल रहे हैं अगर हम एहतजाज करें। लेकिन NPR के बारे में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए है, तो उसके बारे में क्यों एहतजाज हो रहा है? तो मर्दमशुमारी के लिए अगर है, तो अगर जैसे हिंदुओं पे गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अगर मेहरबान हो रही है, तो वैसे मुस्लिम पे भी मेहरबान हो। आप क्या बोलेंगे? एवरी 10 ईयर्स रहता है मर्दमशुमारी, तो ये अभी जो है ना, अभी इसकी जरूरत क्या है? क्या अफगानिस्तान बोला कि यहाँ के हिंदूज को लेके चले जाओ, या पाकिस्तान बोला यहाँ के हिंदूज को लेके जाओ बोल के? कौन बोला ये सर? इसकी वजह क्या है निकालने की? खाली और एक बात है सर, ये मीडिया गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उससे ज्यादा कई ज्यादा जो है मीडिया का रोल है। आप बताएं। मीडिया आपके सामने है। NPR में जो पहले थे 2015-2014 में जो चेंजेस थे, इसमें वो अलग है, वो अलग था NPR, ये NPR अलग है। इसमें जो पॉइंट्स है, एक बार आप चेक कर लीजिए, उसमें जो पॉइंट्स थे, इसमें काफी पॉइंट बढ़ाए हुए हैं। वो ऐसे पॉइंट्स है जो लिंक करते हैं NCR को, उस वजह से ये NPR के लिए अभी फोर्स करा, NRC के लिए वो फोर्स करा जा रहा है, और ये सारा असर गलत है। अगर उसमें से रहो या चाहे कोई भी रहो, हर किसी को एक नजरिया अगर देखा जाए तो वो सबके लिए बराबर है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाए। इलेक्शन से पहले करना था, इलेक्शन के बाद जीते बाद से नहीं करना था। इलेक्शन से पहले कर, लेकिन NPR तो हर 10 साल को होना ही होना है। तो पॉइंट्स है, उसके जो पॉइंट्स है, आप खुद एक बार उसको रेफर करिए, जो पॉइंट्स है 41, 42, उसमें आप एक बार चेक करिए उसको, और NCR को लेके आप चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा उसका। जी, यहाँ पर अब काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे अब बताएं, बात कीजिए आप। बोलिए आप जी, पूछिए क्या जी, कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी से हम आए हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर मंच पे। आप आगे कैमरा अगर देखेंगे तो सभी लोग मिलके हैं। एक तबके का लोग है अगर ऐसा सोच रहे तो ये बिल्कुल गलत बात है। और जो NPR NRC के बारे में बोल रहे हैं लोग, ये सरासर हम इसको मानने वाले नहीं हैं कि इतने पुराने दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहेंगे। और एक बार हुकूमत बोलती है डरने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी 100% क्लियर क्यों नहीं करते आप? अब इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अंदर राज्यसभा में पास कराते आपके सब लोग बैठ के। लेकिन NPR में तो आप कोई दस्तावेज नहीं पूछ रहे हैं, आपसे एंट्री हो रही है उसमें, बस एक छन्नी लगा रहे हैं ऊपर। पहले इससे छानेंगे, जो नीचे निकलेगा उसे CA पास करना पड़ेगा, फिर बचेगा क्या? ये एक साजिश है एक तबके के खिलाफ। क्या जी, आप बताएं भाई, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं हैदराबाद मलकपेट का हूँ। NCR, CAA ये सबके खिलाफ हूँ। सबसे पहली बात, ये तो BJP गवर्नमेंट असल मुद्दों से भटकाने के वास्ते ये सब चीज़ें निकाल रही है। बोल रहे हैं कि इससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होती। बोल रहे हैं कि वो बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। 15 लाख आए,
बहुत कुछ चीजें हैं जो खाली बोलने के हैं। ये क्या है, हाँ, सिर्फ एक मुसलमान लोगों को टारगेट करने के लिए है। NCR NRP बस एहतजाज इसी चीज के लिए है। एहतजाज करें तो भी बोल रहे हैं आप लोग पाकिस्तानी है बोल रहे हैं। बच्चे भी आए हुए जितना हैं। समझदार है नहीं आप जी बेटा आप बताएं कहाँ से आए हैं? मैं मलकपेट का हूँ, ओल्ड मलकपेट का। जी ये परचम लेके आए हैं। हाँ, क्या है ये बताएं? ये तिरंगा है भारत का। जी। और क्या बोलते सो ये NRC के लिए आए हुए हम नौकरी वगैरह छोड़ के तमाम पब्लिक आई हुई है। सुबह 10 बजे से जो जुनून है एक NRC के लिए, एक ऐसा जुनून है कि ये जो हुकूमत बैठ के जो बीच में पिन मारती रहती है थोड़ी थोड़ी देर को, पूरी पब्लिक परेशान है। थोड़े दिन 1 साल पहले नोटबंदी का हुआ, फिर 1 साल बाद इसका हुआ, फिर 1 साल के बाद कुछ और, फिर एक साल का, फिर एक साल एक चीज का होता है। फिर KCR साहब कर रहे हैं क्या बैठ के? KCR ने तो उसको बिल की सपोर्ट नहीं की। दोबारा के लाइन में ना ठहरा जाए। KCR साहब ने तो असेंबली में सपोर्ट नहीं की, तो KCR का नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे? नहीं सपोर्ट नहीं, उन्होंने बोल रहा है, उन्होंने हुकूमत है उनकी, इंसेंटिव उनकी हुकूमत है ना, उनके अवाम है हम। अब उनको वोट डालो बोल के आते हैं, घरे घर वोट डालो बोल के आते, वोट डालने के बाद वोट की चीज का वो होना ना। आप बताएं आप कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से आया हूँ सर। खास तौर पर इसके लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ, ये एहतजाज के लिए आया था मैं। बॉम्बे में बांद्रा में रहता हूँ मैं। तो ये जो है सावरकर वगैरह की थ्योरी को ये लोग जो है ना लॉन्च करना चाह रहे हैं पूरा, और RSS और मुसलमानों की जो है ना पहले से जो है ना टक्कर में है। और RSS ने जो सावरकर ने 2 नेशन की थ्योरी जो थी और ये पूरा इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ इसको रखा था। जी जिलानी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी आई हुई हैं। जी बात करने की कोशिश करते हैं ख़वातीन से। माँ 1 मिनट आपसे 1 मिनट बात करेंगे। बताएं आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि वो जो काला अपने कानून लाए हैं उसको वो वापस लें। हम बिल्कुल किसी भी तरीके से उसको आने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में ही अपने यहाँ पर अपना दम तोड़ेंगे। आखिरी वक्त तक इस काले कानून को हटाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम एक है, एक रहेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है उसमें समझ का फेर है, उसको समझने में गलती की गई है। ये एक एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है इसको समझने की कोशिश की है? मुसलमान कभी भी अपने एक दफा अपने धोखा खाता, मोमेन बार बार धोखा नहीं खाता। अब जाग चुका है मुसलमान। ये मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा था। हमने मौलाना आजाद के बोलने पर इस मुल्क में हम रहे हैं, हमारे बाप दादा रहे हैं, हम भी यही रहेंगे और आखिरी वक्त तक अपने यही रहेंगे। हम ये कानून आने नहीं देंगे, चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता हो। हमको ये यकीन है कि हम सब भाई हैं। हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही अपने रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर सब रहने का मुल्क है और हिंदुस्तान में हम रहेंगे, यहीं पैदा हुए, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। हम NRC और NRP CAA और CAB को नहीं आने देंगे। और आप इससे पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में गए थे या पहली बार? जी नहीं, दूसरी बार है। मोदी झंझोड़ दिया, उठना पड़ा, आना पड़ा। आप लोग नहीं आते थे रोडों पे? नहीं, क्यों नहीं आते थे? अगर हक के लिए आना है तो बराबर आएंगे। ये देखिए आप, पहली बार हमको निकाला गया है और हम हक के लिए बराबर अपने आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमको ये यकीन है कि बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। ओके, शुक्रिया। जिलानी, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ आई हुई थी। हम लोग बात कर रहे थे ख़वातीन से। ख़वातीन का ये मानना है कि उन्होंने पहली बार जो है किसी जिस तरह से बताया गया कि पुलिस ने यहाँ पर सिर्फ 1000 लोगों के लिए जो है इजाज़त दी थी, लेकिन एक इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाख के करीब पहुँच सकती है तादाद। जिस तरह से आपने हद नज़र की बात कही, तो एक बड़ा रास्ता है, बड़ी सड़क है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। तो पुलिस का इंतजाम किस तरह का है इतनी बड़ी तादाद को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल जिलानी, जैसा कि आप देख सकते हैं आवाम बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन ये काफ़ी पुरअमन मुजाहरा है। पुलिस के भी वसी इंतजामात हैं। पुलिस ने जो ये जो एरिया है पूरा NTR गार्डन के अतराफ़ का, उसे जो है ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। ऑटोज़ और 2 व्हीलर्स यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, हालांकि 4 बजे इसका जो इख्तितामी टाइम था वो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद
जो तकरीरें हैं स्टेज पर, वहाँ जो स्टेज बनाया गया है एहतजाज के लिए, वहाँ पर उल्मा और जो लीडरान हैं वो अभी अपनी तकारीर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि वो जो एरिया है, जो धरना चौक का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, वहाँ पर 3-4 हज़ार लोग आ सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं समझता हूँ शायद 1 लाख लोग यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर हैं, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल कुल मिलाकर इस मार्च को कामयाब मिलियन मार्च कहा जा सकता है, जिस तरह से तादाद आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि इसे कहा गया था कि ये 1 मिलियन मार्च होगा, समझा जा, लेकिन जो काफ़ी दिनों से इस मार्च की तैयारी की जा रही थी जी, इसकी इजाज़त हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही थी जी। पहले इसे नेकलेस रोड पर होना था, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं थी, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसके बाद इजाज़त तो मिली, लेकिन सिर्फ 1000 लोगों के साथ एहतजाज की इजाज़त दी गई। लेकिन लोगों ने जो मैसेजेस जो सुबह सुबह पोस्ट किए गए थे सोशल मीडिया पर कि सिर्फ 1000 लोगों को इजाज़त होगी, उसके बावजूद लोगों ने जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। मेरे साथ एक साहब हैं जो इसरार है इनका कि वो बात करना चाहते हैं। भाई बताएं साहब। मैं ब्राह्मणी हिंदू आदमी हूँ, बट फिर भी मैं एनआरसी और कैब के खिलाफ हूँ। ये हिसाब बहुत गलत तरीके से सिर्फ मुसलमानों का परेशानी दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का परेशानी नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का है। जब एनपीआर आएगा, डिमोनेटाइजेशन अपने को जन्नत लगेगा, क्योंकि हर आदमी 50-50 कागज लेके लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, धंधा छोड़ के, काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के करना पड़ेगा। वो तड़प कोई आज नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनपीआर सिर्फ जो है एक सेंसस का जो है एक प्रोसेस है, लोग आएंगे, अफसरान आएंगे और डेटा लेके जाएंगे। वो बहुत बकवास है, क्योंकि उसमें एक सिंपल सा लॉजिक है साहब। सेंसस इतने सालों से हो रहा, 70 साल से हो रहा, किसी को शिकायत नहीं हुआ। आज वो लोग ये कहते हैं कि खुद उनके पार्टी के इतने 1000 करोड़ रुपए, बट ये सब ऑपोजिशन का साजिश है। मैं खुला कहना चाहता हूँ, ऑपोजिशन में किसी की औकात नहीं है कि ये इतना मेहनत करे। ये तो पब्लिक के अंदर से आईएसओ आवाज है, क्योंकि सिंपल सा चीज है। अगर आप कहते हैं आप हिंदुस्तानी है, मैं पूछता हूँ किस हिसाब से? आप तो बोलेंगे कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अब ये एनआरसी के तहत वो ये कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट लागू। बहरहाल हर शख्स इस शहर में परेशान क्यों है, सरकार से ये सवाल बना जरूर है। हैदराबाद का मिलियन मार्च कामयाब बताया जा रहा है, जिस तरह से 1000 की तादाद की इजाजत दी गई थी, लेकिन फिलहाल लाखों की तादाद में यहाँ पर 1 लाख के करीब तादाद पहुँच सकती है। जैसा कि अनूस रहमान ने कहा कि हद नज़र तक लोगों की एक बड़ी तादाद जलसागाह धरना चौक तक पहुँच रही है, और इसमें बिला लिहाज मजहब व मिलत हिंदू मुसलमान सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर। जमात इस्लामी हिंद के सदर सादतुल्लाह हुसैनी को उम्मीद है कि शहरियत कानून पर आवाम की मुखालफत को देखते हुए हुकूमत ये कानून वापस लेगी। उनका मानना है कि शहरियत कानून मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता दिनों हुए तशद्दुद की जांच का भी मुतालबा किया। इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सादातुल्लाह हुसैनी मेरे साथ हैं। सर, सरकार केंद्र सरकार साफ कर चुकी है, सीएए को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने रुख पे के सीए वापस ले, लगता है कि टिसल खत्म होगा? हाँ, जाहिर है कि उम्मीद है हमको कि ख़त्म होगा। सरकार को बात समझ में आएगी। मुल्क के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद अगर इस बिल के ख़िलाफ़ है और ये समझती है कि ये उनके मफाद के ख़िलाफ़ है, मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो सरकार को उनकी बात पे तवज्जो देनी चाहिए और उनके डिमांड को कबूल करना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि ये कानून जो हमने बनाया है, ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं और जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता छीनने वाला नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है किसी को। देखिए, उससे कोई नहीं डर रहा है कि ये नागरिकता छीनी जा रही है, बल्कि दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये सीएए का जो कानून है वो रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसकी मुखालफत की जा रही है। अगर कोई पीड़ित है तो उसको शहरियत देने की कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, लेकिन इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करना, सिटीजनशिप के एप्लीकेंट्स के दरमियान भी रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करना, ये हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के खिलाफ है। इसकी मुखालफत की जा रही है। और दूसरे सीएए के साथ जो एनपीआर और एनआरसी
और जो क्रोनोलॉजी बार बार हुकूमत ने बयान की है कि पहले सीए आएगा, फिर उसके बाद एनआरसी आएगा, सीए आएगा, उसके जरिए ये इतने मज़ाहिब के लोगों को पहले शहरियत दे दी जाएगी और उसके बाद फिर एनआरसी आएगा। तो इससे जो है लोगों को ये डाउट है कि मुल्क के शहरियों की एक बड़ी तादाद जिनके पास गुर्बत की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, सैलाब की वजह से, किसी भी वजह से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको उनकी शहरियत खतरे में पड़ सकती है। तो इस वजह से लोग इसको डिस्क्रिमिनेटरी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि इस वजह से डिस्क्रिमिनेटरी है और उसके जरिए आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक टूल दे रहे हैं सोसाइटी को रिलीजन के ग्राउंड पर बांटने का, डिवाइड करने का। यूपी में जो हुआ आप उसको लेके कह रहे हैं कि उसके लिए पूरी तरह से वहां की सरकार और पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस का जबकि कहना है कि उस पूरी हिंसा में पीएफआई के लोग थे। और सिलसिले में हम यही बात कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कराई है और जुडिशियल इंक्वायरी में दोनों क्वेश्चन रखी है, ये बात भी रखी है कि आम लोगों में से कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वायलेंस के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी ने वायलेंस किया है तो कोई भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं कर सकता। हम भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए। इसकी हम पुरजोर वकालत करते हैं, इसी की तलकीन करते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी वायलेंस में मुब्तला रहा है तो यकीनन उसके खिलाफ एज पर लॉ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी से ही साबित होगा, इस्टेब्लिश होगा कि कोई इस तरह का आदमी इंडिविजुअल किसी वायलेंस में मुब्तला था या नहीं था। पुलिस के बयान से नहीं होगा। चीज ये है कि इस इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी में यह बात भी मालूम की जानी चाहिए कि पुलिस पर जो एलिगेशंस हैं वो कितने दुरुस्त हैं और पुलिस का जो रवैया है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कल्प्रेट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं आप पुलिस के रवैये के लिए? बिल्कुल, उसी वजह से कि जो वायलेंस अनलिश किया गया है और जिस तरह प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की गई है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि प्रोटेस्ट किसी हाल में भी ना हो। लोग अपने घर के अंदर अपने किसी इंडोर कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उसको भी कहा जा रहा है कि 144 का ये वायलेशन है और आप नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसी सिचुएशन है जो किसी डिक्टेटोरियल रिजिम में भी जिसको इमेजिन करना मुश्किल है आज के जमाने में। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और बेंगलुरु में आज शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 2 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। बनरघट्टा रोड और आरटी नगर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसों का इनकाद अमल में ला गया। आरटी नगर में एहतजाजी जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की और मोदी हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। एहतजाजियों ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के जरिए हुकूमत मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम कर रही है, लेकिन मुल्क के अवाम हुकूमत की इस तफरीक का शिकार नहीं होंगे। इजलास में दानिशवरों ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की तरक्की की जानिब तवज्जो दे, अवाम को किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला न करें, समाज में मोहब्बत के फ़ज़ा कायम करें, न कि नफरत की दीवारें खड़ी करें। देखो आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डाउन, एम्प्लॉयमेंट इज डाउन, हर चीज़ में डाउन है, जीडीपी हर चीज़ इज गोइंग डाउन। ऊपर किधर है महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप। आपके वेजिटेबल्स हो, जो भी हो, डीजल हो, डॉलर हो, हर चीज़ ऊपर जा रहा है। आज वो हालत है और आज ये इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब हमें किसी को लाना है नहीं लाना, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपको मालूम है यहाँ के हिंदुस्तान के गरीबों को जो है उनको मसला है, उनको इससे प्रॉब्लम होगा। वो कहाँ से उनके वालिद, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर जिनका भी जो पेपर है कहाँ से लाएंगे? इतने लोग हैं जो घरों में पैदा हुए हैं जिनके पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी आप वोटर आईडी में देखते हैं फ़ोटो किसी का होता है, नाम किसी और का होता है, आपका ही नाम गलत होता है, उसको रेक्टिफाई करने में कितना प्रॉब्लम होता है। तो हमने भी सोचा कि हब्बाड़ में भी इस तरह का एक प्रोटेस्ट हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।